सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सू को, जो कि एक रिंग पकड़कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये पहला बर्थडे है हान का ठीक होने के बाद, तो मैं उसको सारी बातें बता दूंगी और उसे प्रपोज करूंगी और अपने फैमिली की प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दूंगी। मतलब ये शायद पागल वागल है। और तभी सू के सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से हमारा जो मेन लीड है वो बाहर आता है, जो कि होता है आर्यन। और आर्यन जो होता है वो सू का अरेंज पार्टनर होता है, जो कि सू की फैमिली ने फिक्स किया होता है कि सू इससे शादी करेगी। और आर्यन से आकर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम शन फैमिली की बेटी हो, है ना, और तुम उस हान के पीछे ही बहुत लगी हुई हो 5 सालों से, और तुम्हारी वजह से ही वो आज ठीक हो पाया है। और तुम 5 सालों तक गूंगी बहरी होने का नाटक करती रही हो ताकि वो ठीक हो जाए। तुम्हारी मेहनत तो रंग लाई, पर तुम्हें अफसोस होगा क्योंकि तुम्हारी मैरिज मेरे साथ होने वाली है। यानी ये सुनकर कहती है कि क्या, और तुम्हारा हान से क्या लेना देना। और फिर आर्यन कहते हैं देखो, तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना तुम्हारे लिए सारी ज़मीन इनहेरिटेंस नहीं छोड़ कर गए हैं, तुम्हारे लिए ये मैरिज भी छोड़ कर गए थे, यानी कि तुम्हारी मैरिज पहले से ही फिक्स्ड थी मेरे साथ। और फिर आर्यन कहता है कि हान तुम्हारे लिए बिल्कुल लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ और तुम मेरे साथ आ जाओ। पर सू उसकी ज़्यादा बकवास नहीं सुनती और पार्टी के अंदर भाग कर आ जाती है और सोचती है अच्छा वो मैंने उस पागल की ज़्यादा बात नहीं सुनी, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। और यान सोचती है एक बार मेरी हान से शादी हो जाए, फिर ये पागल मेरे पीछे नहीं पड़ा रहेगा। फिर सू पार्टी के अंदर जाती है और वहाँ पे सारे लोग होते हैं, तो हान खड़ा होता है और अपने दोस्तों को कहता है ये देखो ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, मैंने जिस तरीके से ग्रीट करने कहा था ना उस तरीके से तुम सब लोग इसे हेलो कहो। तो सब लोग भी खड़े हो जाते हैं उसे हेलो कहने के लिए। मतलब क्योंकि यान म्यूट और डेफ होने का नाटक कर रही होती है, इसलिए सू हाथों का इशारा करते हुए कहती है कि मुझे ना तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर हान कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं पहले अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिता लूँ, फिर हम दोनों मिलकर बात करेंगे, ठीक है। तो सू भी ओके में इशारा करती है और फिर हान उसे बैठाकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है बात करने के लिए। और यहाँ पे सू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और सोच रही होती है जब मैं अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी ना हान को, तो हमारा जो फ्यूचर है वो और ब्राइट हो जाएगा। प्यार में अंधी को क्या ही बोले। उसके बाद हान अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, उसका दोस्त उससे पूछ रहा होता है कि क्या सच में तो इतना अमीर होने के बाद, इतना फेम पाने के बाद इस ऑर्फन बहरी और गूंगी लड़की से शादी करने वाला है। तो जो हान होता है वो कहता है नहीं, मैं इससे कहाँ शादी करूंगा। ये सुन के तो सू को यकीन ही नहीं होता है कि उसने क्या सुना है, उसका तो पूरी तरीके से दिल ही टूर हो जाता है। फिर इसका दोस्त कहता है तुझे डर नहीं है कहीं उसने सुन लिया तेरे ये बात तो हान कहता है अरे तू डर मत, वो गूंगी है और बहरी है, ना ही कुछ बोल सकती है ना ही कुछ सुन सकती है, तो डरने की कोई बात नहीं है और मैं उसे कभी जानने भी नहीं दूंगा इस बारे में। एहसान फरामोश लोग क्या ही बोले। इसके बाद इसका दोस्त कहता है कि अरे सुन, लेकिन उसने तो तेरी 5 सालों तक सेवा की थी ना। तो हान कहता है कि हाँ उसने मेरी सेवा तो की थी, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहती है ना मुझे वो 5 साल याद आ जाते हैं जो कि मैं उन्हें कभी याद नहीं करना चाहता। वो मेरे लिए सबसे बुरे 5 साल थे। और कहता है कि वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घिनौनी लगती है। मतलब जिसने इसकी सेवा की इसको घिनौना कह रहा है। ये सुन के यान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और ये तो कहे ही जा रहा होता है और यान का दिल तो टूटे ही जा रहा होता है। फिर सो याद करते कि कब वो पहली बार मिली थी हान से। असल में हान ना सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है टेरेस पर, तो वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है सू, क्योंकि उसके पेरेंट्स की ना डेथ हो गई होती है, इसलिए वो उस हॉस्पिटल में एडमिट होती है। और हान उसे बता रहा होता है लिख के कि मैं ना डेफ और म्यूट बन चुका हूँ एक्सीडेंट होने के बाद, इस वजह से मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया और कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो सू भी फिर डेफ और म्यूट होने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि मैं तो बचपन से ही डेफ और म्यूट हूँ, पर मैं कैसे खुश रह रही हूँ, तुम भी ऐसा ही खुश रह सकते हो, समझ रहे हो ना। ऐसा सू इसलिए कर रही थी ताकि जो हान है ना उसको ऐसा लगे कि वो अकेला नहीं है, उसे कंफर्ट करने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, ताकि उसकी जीने की इच्छा हो। इस वजह से सू उसको ऐसा कह रही होती है ताकि उसको जीने की जो इच्छा है ना वो आने लग जाए। और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और को खोए। मतलब ये इसका कोई अपना नहीं है, पर वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहिए थी। और फिर सू ना रहने लग जाती है हान के साथ और फिर हान को अपने घर भी लेकर जाती है। सू उसको फूल देती है, उसको तसल्ली देती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब हान प्रपोज कर देता है साइन लैंग्वेज में ही सू को और कहता है कि आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहूँगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सब याद करके तो सू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा होता है कि कैसे वो इस इंसान के प्यार में पड़ गई। फिर ये हान कह रहा होता है मैं तो पे फैमिली का बेटा हूँ और मैं इकलौती औलाद हूँ, तो कैसे मैं एक बहरी गूंगी लड़की से शादी कर लूँ। ये सुन के सू को लगता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो मैं सोच रही थी कि मेरी शादी इससे होगी। यान सोचती है कि मेरा फ्यूचर तो ये था, पर इसके फ्यूचर में तो मैं हूँ ही नहीं। फिर इसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी जो फियांसे है जो 5 साल पहले अब्रॉड चली गई है वो वापस आ रही है, तुम्हें पता है इस बारे में। तो हान कहता है हाँ मुझे पता है और मैं उसे पिक करने जाऊंगा कल एयरपोर्ट।
फिर उसका जो दोस्त होता है वो उससे पूछता है लेकिन फिर तो इस लड़की का क्या करेगा। हान पीछे देखता है और कहता है देख, इसने मेरी 5 सालों तक सेवा की और इसको कोई मिलने भी नहीं वाला, तो मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ और इसका ख्याल मैं रख लूंगा। मतलब जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, इस तरीके से ये बोल रहा होता है। इसको क्या पता सू की सच्चाई, जब इसे पता चलेगा तो बहुत मजा आएगा। और पीछे बैठी सू को ना बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, उसको तो रो रो के हालत खराब होता है। फिर वो अपने आंसुओं को पोंछती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो हान उसे रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो, क्या हो गया। पर सू बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसको धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है और बाहर बारिश में भीग रही होती है और याद कर रही होती है कि कैसे इसने कहा था कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, प्रॉमिस करता था, पर असल में तो ये एक झूठा था। पहले कैसे इसने प्रॉमिस किया था और अब उसे तोड़ रहा है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और फिर यान को ना पीछे से किसी का धक्का लग जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और सारा कॉन्ट्रैक्ट, वो रिंग सब बाहर निकल आता है बैग से। और फिर सू देख रही होती है कि हान ने उसे मैसेज किया और हान उसे कह रहा होता है कि तुम क्यों चली गई पार्टी को बीच में छोड़कर, अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आने वाला, तुम अकेले ही जाओ, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्तों को छोड़कर। अरे यार, यहाँ पे इसका दिल टूटा और वो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे हो जाता है सू का दिमाग गर्म। वो आर्यन का कार्ड निकालती है, आर्यन को फ़ोन लगाती है और उसे फ़ोन पर कह देती है कि कल हम शादी करने वाले हैं। फिर अगले दिन आर्यन और सू मिलते हैं तो आर्यन सू से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया, एक रात में भला जैसे तुम शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब इसको कौन बताए कि कितना बुरा दिल टूटा है सू का। सू कहती है कि चलो काम की बात करते हैं। फिर हान अपने असिस्टेंट को कहता है कि सू को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दे देने के लिए। उसके बाद सू उससे पूछती है कि तुम्हारा स्टेटस तो बहुत ज़्यादा हाई है और माना कि हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों की शादी फिक्स की थी, पर तुम तो किसी भी लड़के से शादी कर सकते हो ना, तुम्हारा स्टेटस तो बहुत हाई है, पर तुम मेरे साथ शादी करना क्यों चाहते हो। तो आर्यन कहता है कि मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है ना, तो मैं उसे चेंज नहीं करता। और फिर सू साइन करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसे रोकता है आर्यन और उसे कहता है कि तुम कंफर्म हो ना, तुमने सोच लिया है ना अच्छे से, क्योंकि तुमने अगर एक बार शादी कर ली तो तुम वापस से उस हान के पास नहीं जा सकती। तो सू कहती है हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया है। और फिर सू ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और कहती है कि 1 हफ्ते बाद हम हमारी वेडिंग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम निपटाना है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि बॉस, आपने उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो करके। फिर हमें दिखाया जाता है सू को जो अपने घर आई होती है और देख रही होती है कि जो हान का दोस्त है उसने पोस्ट किया है हान की और उसकी फियांसे की फ़ोटो। ये देखकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सू को। और सू सोच रही होती है कि वो मेरा पास्ट था, और ये सोच के वो रिंग देख रही होती है उनकी वेडिंग वाली, जो उसको प्रपोज करने के टाइम देना चाहती थी। तभी सू की बेस्ट फ्रेंड उसे फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने देखा उस पोस्ट को, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, तुमने 5 साल तक उसकी केयर की और वो ये सब कर रहा है, वो कैसा बंदा है। फिर सू कहती है कि मुझे अब से उससे कोई लेना देना नहीं है। और सू कहती है उस फालतू आदमी के बारे में बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी दोस्त कहती है हाँ तुम्हारा मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया होगा इस वजह से, आओ हम दोनों पार्टी करेंगे और तुम्हें आना ही पड़ेगा, ठीक है, इस जगह पर आ जाना। और सू पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाती है रेडी होकर। पर बुरी बात ये थी कि यहाँ पे पहले से ही हान मौजूद था, वो भी अपने ही दोस्तों के साथ। और उसके जो दोस्त होते हैं उसे कह रहे होते हैं अरे देखो तुम्हारे यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी आई हुई है, तुम बताओ हमें इसे हेलो कैसे करना है, साइन लैंग्वेज में इससे बात करते हो ना तुम। ये सुन के फौरन से पहुंच जाता है हान सू के पास और सू को कहने लग जाता है अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्या शर्मिंदा करवाना चाहती हो यहाँ सबके सामने। तो सू फिर उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि क्या मेरे यहाँ आने से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर यहाँ पे यू प्रकट हो जाती है जो कि फियांसे होती है हान की, और आकर कहती है कि अरे तुम भी यहाँ पर आई हो, अरे सॉरी तुम तो बोल और सुन ही नहीं सकते, मैं भूल गई थी। और जो हान होता है ना इसी लड़की को कहने लग जाता है कि अरे तुम्हारी गलती नहीं है, अगर ये बोल सुन नहीं सकती, मतलब इसको ये भी नहीं पता कि तसल्ली किसे देनी है। और फिर ये जो यू होती है कहती है उसके फियांसे हान को कि चलो तुमने कहा था मेरे साथ डांस करोगे। और फिर हान यू के पास जाने से पहले कहता है सू को कि तुम यहाँ पे क्या ही करोगी, तुम घर चले जाओ, वैसे भी तुम्हें जो क्राउड है वो पसंद नहीं है ना। और फिर हान अपनी फियांसे के साथ चुम्मा चाटी करते हुए नाचने लग जाता है सबके सामने। और ये देख के सू को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, वो कहाँ मूड ठीक करने आई होती है और कहाँ उसका मूड खराब हो रहा होता है। और कहती है भीड़ तो हान को नहीं पसंद थी क्योंकि ये गूंगा और बहरा था, तब तो इसके ऊपर लोग हंसेंगे, यही सोच के भीड़ भाड़ से दूर रहता था, पर अब इसके लगता है कि मुझे इस सब से डर लगता था। और जो हान के दोस्त होते हैं ना ये बोल रहे होते हैं कि हाँ बहुत ही परफेक्ट कपल लग रहे हैं हान और यू, लेकिन किसी लोगों को उनकी औकात नहीं पता होती है, मतलब ये लोग बुराई कर रहे होते हैं सू की। और सू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता तो पार्टी के बाहर आ जाती है और वहाँ पे बैठी होती है, जहाँ पे उसकी असिस्टेंट उसे मैसेज करती है और कहती है कि हान की कंपनी हमसे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रही है और उनकी डिमांड तो बढ़ते ही जा रही है, 200 मिलियन का वो लोग इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए बॉस आप बताइए।
तभी यहाँ पे फियांसे यू प्रकट हो जाती है और कहने लग जाती है, अरे तुम तो बहुत ही अमेजिंग इंसान हो यार। और यहाँ से ना जा रही होती है, सुपर हाथ पकड़ लेती है ये यू और कहती है, अरे मुझे पता चला कि तुम 5 सालों तक हान की सेवा करती रही, जबकि उसके घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया था और मैंने भी उसे छोड़ दिया था, जबकि मैं उसकी फियांसे थी और तुमने उसका ख्याल रखा। पर अफसोस, तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि मैं तो वापस आ गई हूँ ना, और मेरे बदले तो वो तुम्हें कभी चूज नहीं करने वाला, और तुम जैसी गूंगी बहरी को तो कौन ही एक्सेप्ट करेगा। मतलब यार, इसको पता है ना कि ये गूंगी बहरी है, फिर भी इसके सामने बोल रही है। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का। जो भी है, यहाँ पे चल रहा होता है इन दोनों का झगड़ा, और फिर ये पागल यू हाथ पकड़ती है सू का और पानी में कूद जाती है। और ये देख के तो हान आ जाता है बचाने के लिए अपनी फियांसे का, और वो भी पानी में कूद जाता है और उसकी यू को बचाने के लिए उसके पास जाता है। और सू भी दूसरी तरफ डूब रही होती है, पर उसे कोई नहीं बचा रहा होता है। यू पानी से बाहर आती है और फिर सू की फ्रेंड भी आकर सू को बचा लेती है, और यू इल्जाम लगाने लग जाती है कि तुमने मुझे पानी में धक्का क्यों दिया। और सब लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि अरे ये कैसी लड़की, इसने क्यों धक्का दिया इसकी फियांसे को। और सब लोग कह रहे होते हैं, हाँ इसे पक्का जलन हो रही होगी क्योंकि इसकी फियांसे आ गई ना वापस, इसीलिए इसने धक्का दिया होगा। और हान भी जाता है सू के पास और सू को कहने लग जाता है कि तुमने इसे धक्का क्यों दिया, जल्दी आओ और उससे माफी मांगो। फिर सू की बेस्ट फ्रेंड ना सू को डिफेंड करते हुए कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी ही फियांसे ने धक्का दिया है सू को और वो लोग पानी में गिर गए, और उल्टा तुम सू को ही सुना रहे हो कि वो जाके उससे माफी मांगे। तो फिर हान वहाँ पर कहता है कि ये डेफ और म्यूट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इनोसेंट है और ये कुछ भी कर सकती है। इसी ने मेरी फियांसे को पानी में धकेला है, तो अब इसे माफी मांगने बोल रहा हो तो इसमें गलत क्या है। हाँ, फिर सू इशारा करते हुए कहती है कि 5 सालों तक मैं तुम्हारे साथ थी, क्या तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और इसने एक बार बोल दिया कि मैंने इसे धक्का दिया तो तुमने मान लिया ये बात को, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ऐसा सू कह रही होती है। तो हान कहता है तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कारनामा ना सारे लोगों ने देखा है, तो अब झूठ बोल के क्या ही फायदा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सच एक्सेप्ट कर लो और माफी मांगो मेरी फियांसे से। फिर सू कहती है कि मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी तो तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस होने लगी है, पर पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये सुनकर ना बुरा लगने लग जाता है हान को, पर जो ये फियांसे होती है उसको बहकाने लग जाती है कि अरे ठीक है मेरी ही गलती है ना, तो मैं ही से माफी मांग लेती हूँ। तो हान कहता है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, इसी को माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि इसकी गलती है। तो सू याद करती है कि कैसे पहले हान उसे कहता था कि मैं हमेशा अपनी गलती मानूंगा और मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं ठहराऊंगा और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो सू की बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो डिफेंड कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम सच में पागल हो चुके हो, और कहती है कि क्या तुम भूल गए इन 5 सालों में तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की थी, सू में तुम्हारा साथ दिया था, जबकि तुम्हारा साथ इस फियांसे ने भी छोड़ दिया था, पर तभी भी तुम्हारे साथ थी सू। पर ये जो होता है हान कहने लग जाता है कि ठीक है ये मेरे साथ थी, पर मैं भी तो इसके साथ था ना, मैंने भी इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, मैंने भी इसके लिए बहुत कुछ किया और मैंने कभी इसे अकेला छोड़ दिया। और सू की फ्रेंड गुस्से में ना उसको मारने वाली होती है, पर पीछे धक्का दे देता है हान और कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम सू की दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी फैमिली से पंगा नहीं ले सकती हो। और यहाँ पे सू की जो दोस्त होती है ना, इस धमकी से थोड़ी बहुत डर जाती है और वो भी नहीं चाहती कि पंगा ले वो ये फैमिली से। और यहाँ पे सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो आगे बढ़ती है और जोर का तमाचा लगा देती है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर कहती है, मतलब वो कहती है इशारों में नहीं, वो मुंह से कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये सुन के सब लोग के होश उड़ जाते हैं, साथ में हान के, और वो कहता है कि क्या तुम बोल सकती हो। फिर सब लोग बातें करने लग जाते हैं, अरे ये गूंगी नहीं है क्या, ये बात कर सकती है। और सू की फ्रेंड उसे वहां से लेकर जाने लग जाती है, तो पीछे पीछे जाने लग जाता है हान भी, पर उसकी जो फियांसे होती है उसे रोकती है और फिर नाटक करने लग जाती है, अरे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। तो हान भी वहाँ पे रुक जाता है उसी के साथ और नहीं जाता है सू के पीछे। और ड्रेस चेंज करने के बाद सू को फोन आता है उसके असिस्टेंट का, तो सू उसके असिस्टेंट को कह देती है कि जो भी सारा हमारा इन्वेस्टमेंट था ना हान कंपनी के साथ, उस सबको वापस ले लो और सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, अब हमारा हान कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होने वाला है। और ये सुन के तो उसकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी तारीफ करती है, अरे यार तुमने तो बहुत कमाल कर दिया अंदर। फिर उसकी दोस्त कहती है कि उस गवार को छोड़ने के बाद अब बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। तो सू कहती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। ये सुन के तो उसकी दोस्त भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों चले जाते हैं पार्टी करने के लिए एक बार में। तो दोनों मिलकर जब पी रहे होते हैं तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि अच्छा आप बताओ कि तुम्हारा मैरिज पार्टनर कौन है और क्या मैं उसे जानती हूँ। तो सू कहती है कि वो ना ली फैमिली का यंग मास्टर है। ये सुन के तो जो दारू होती है ना वो बाहर निकल जाती है उसकी दोस्त के मुँह से और कहती है कि क्या सच में तुम उस रिच CEO से शादी करने वाली हो, वही पावरफुल ली फैमिली के बेटे से। तो सू हाँ कहती है और कहती है कि असल में मेरे पेरेंट्स ने मरने से पहले ही मेरी शादी उसके साथ फिक्स कर दी थी, इस वजह से मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ और वो भी इसलिए तैयार हो गया है। तो सू की दोस्त पूछती कि क्या सच में तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तो सू कहती है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और शादी के लिए सच में तैयार है और सिर्फ 4 दिन है हमारी शादी को। ये सोच के खुश हो रही होती है और कहती है मेरे प्यार ने तो मुझे धोखा दे दिया, तब क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं किसी से भी शादी करूँ। और कहती है आखिर मेरे पेरेंट्स
और कहती है मेरे पेरेंट्स की इच्छा ही पूरी हो जाएगी एटलीस्ट। उसकी दोस्त फिर कहती है अरे यार तुम ज़्यादा दुखी मत हो, चलो हम लोग एंजॉय करते, बोल के वो दोनों पीने लग जाते हैं। पी के टल्ली हो जाती है सू वहाँ पे, और तभी वहाँ पे प्रकट हो जाता है आर्यन। मुझे नहीं पता कि कैसे हीरो लोग हीरोइन के पास प्रकट हो जाते हैं, वो भी सही समय पर। तो आर्यन यहाँ पे आता है, इसको गोदी में उठाता है और इस लड़की को बताता है कि मैं ही आर्यन हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त को लेकर जा रहा हूँ, और अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पे चला जाता है। और सू की दोस्त तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद हमें हान भड़वे को दिखाया जाता है जो कि होता है अपनी ही फियांसे के साथ, और वो फ़ोन कर रहा होता है सू को, पर सू का फ़ोन नहीं लग रहा होता है क्योंकि भाई वो तो टल्ली है ना। और डॉक्टर बता देते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ कमज़ोर हो गई है। और फिर वहाँ से ना चला जाता है ये हान, क्योंकि सू का फ़ोन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि सू तो भाई टल्ली होकर कार में पड़ी होती है गोद में आर्यन के, और आर्यन उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये कितनी प्यारी है। तभी सू उठ जाती है और देखती है कि वो गोदी में है किसके, आर्यन के, और वो शौक हो जाती है और सोचती है कि मैं इसकी गोदी में क्या कर रही हूँ। और फिर वो पूछती है कि अरे मैं तुम्हारी गोदी में क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारी कार के अंदर कैसे आई। तो जो आर्यन होता है वो बताता है कि अरे तुम ना पी के पूरी तरीके से टल्ली हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें पिक कर घर छोड़ने आया हूँ। और घर आते ही सू यहाँ पे कुछ नहीं कहती और चली जाती है अपने घर के अंदर। यहाँ पे सेक्रेटरी पूछता है कि आपकी वेडिंग का क्या करना है। तो आर्यन बताता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वेडिंग सीक्रेट रहे, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले मेरी शादी के बारे में। और बता दूं कि इस घर में हान और सू एक साथ ही रहते हैं। तो हान जो है घर पे इंतजार कर रहा होता है सू कब आएगी करके, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि इतनी रात हो गई और अभी तक घर नहीं आई। तभी उसे वेडिंग रिंग दिखता है और सोचता है कि अरे ये वेडिंग रिंग यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी वहाँ पे सू एंट्री मारती है घर के अंदर, और सू कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ और मैं अपना सामान लेके यहाँ से चली जाऊँगी। और यहाँ पे ये जो हान होता है ये कहता है कि ठीक है तुम जा रही हो, लेकिन तुम जाओगी कहाँ और किसके पास जाओगी। हाँ, और कहता है कि तुम्हें मुझे इतना तो बताना चाहिए कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला इतने सालों तक कि तुम गूंगी और बहरी हो। यान फिर कहती है कि देखो हमारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे पूछो कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं। और फिर ये कमीना हान कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि मैं अमीर हूँ, इसीलिए तुमने मेरे सामने ऐसा नाटक किया ताकि तुम मेरे क्लोज आ सको। मतलब कैसा इंसान है यार ये। यान फिर मन में सोच रही होती है कि इसको समझाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, मैंने तो इसलिए इसे नहीं बताया था कि मैं बोल सकती हूँ ताकि इसे बुरा ना लगे, इसे कंफर्ट मिले और इसे लगे कि नहीं इसके जैसा इसका दर्द मैं समझ सकती हूँ। और ये जिंग कमीना कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे क्लोज इसीलिए आई थी ताकि तुम मेरा फ़ायदा उठा सको, है ना। यान को तो सब कुछ समझ आ गया था कि इसके साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि किसी काम का किसी लायक नहीं है और ये मुझे डिजर्व नहीं करता है। फिर सू कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं, ठीक है। और सू वहाँ से जा ही रही होती है तभी हान को फ़ोन आता है उसके कंपनी से और उसको पता चलता है कि उसकी कंपनी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर था उसने उसके सारे इन्वेस्टमेंट हटा लिए हैं। ये सुन के तो शौक हो जाता है ये हान और वहाँ से जल्दी से फुर हो जाता है। इसे क्या पता कि इसकी इन्वेस्टर सबसे बड़ी यही है हमारी सू। और सू अपने घर को देखती है और अपना लगेज पैक करके वहाँ से जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने ये घर हमारे लिए खरीदा था, हान के लिए खरीदा था, पर हान जैसे ही वो ठीक हो गया उसने तो भूल ही गया मुझे। और ठीक होने के बाद उसके घर वालों ने तो उसे वापस एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से तो वो इस घर पर आता ही नहीं था, सिर्फ बस कभी कभी ही आता था और मेरी केयर करना तो उसने बिल्कुल ही छोड़ ही दिया था। और मैं तो उसकी इतनी केयर करती थी कि मैंने उसके लिए अपने कंपनी से इन्वेस्टमेंट भी डाला इतना सारा, पर उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरी कदर ही नहीं है उसको, इसलिए मैं अब उसको छोड़ के चली जाऊंगी। और वहाँ से चली जाती है उस घर से अलविदा कहकर और सोचती है कि अब से मेरी एक न्यू जिंदगी शुरू होगी। ये बोलकर अपना लगेज उठाती है और बाहर चली जाती है। पर बाहर अभी तक ये आर्यन गया नहीं होता है और सेक्रेटरी सोच रहा होता है कि कितने पागल है हमारे बॉस इस मैडम के लिए जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, जबकि मैडम ने बोला भी नहीं इंतजार करने के लिए। और फिर सू बाहर आ रही होती है और देखती है कि जो आर्यन की गाड़ी है वो यहीं पे खड़ी है। तो पूछती है आर्यन से कि अरे तुम अभी तक गए नहीं और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आर्यन कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो फिर वो बैग लेता है और अपने सेक्रेटरी को देता है और कहता है कि इसे गाड़ी में रख दो। फिर आर्यन कहता है सू से कि चलो तुम मेरे घर चलो, वैसे भी तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये लोग आर्यन के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो मेड होती है ना इन लोगों को ग्रीट कर रही होती है कि हेलो करके। और सू पूछती है आर्यन से तो क्या हम दोनों यहाँ पर रहने वाले हैं। तो हाँ, आर्यन कहता है कि नहीं वैसे तो तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो पर अभी मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, तुम यहाँ पे अकेले रहने वाली हो, मैं बस तुम्हें घर दिखाने के लिए लाया था और शादी होने के बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। उसके बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं। घर का माहौल ना भाई बहुत अच्छा होता है, मेरा मुंह तो खुला का खुला रह जाता है व्यू देखकर कि क्या ही तो सीन है। पर यहाँ पे ना सू कहती है कि ये सब तो मेरी फेवरेट चीज़ है, तुम्हें कैसे पता इन चीज़ों के बारे में। आर्यन फिर कहता है कि अरे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से पता लगा सकता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, और तुम तो मेरी वाइफ बनने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है हंस रहा होता है और सोच रहा होता है सर को देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, आखिर कितनी मेहनत से खुद ही ये सब डेकोरेशन करवाई थी ना, खुद ही तो पता लगाया था ये सब और कह रहे हो कि दूसरों से पता लगवाया। उसके बाद ना सू जो होती है थैंक यू कहती है इतना सब करने के लिए। तो आर्यन कहता है अरे तुम मेरी वाइफ हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ और उसके बाद ख्याल रखना बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि आर्यन की जो शादी है ना वो धूमधाम से हर जगह
जगह फैली होती है, इस बारे में ना चर्चा चल रही होती है और ये सब यू भी सुन रही होती है। सब लोग बात कर रहे थे कौन वो भाग्यशाली लड़की जिसकी शादी होने वाली है आर्यन से। पता नहीं वो लड़की कैसी दिखती होगी, वो तो बहुत ज्यादा लकी होगी। ये सब यू सुन रही होती है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। उसके बाद हम इसके पति को दिखाया जाता है, मतलब होने वाले पति को, जो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था उसका। और हान अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया कि उस इन्वेस्टर ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए। तो सेक्रेटरी कहता है सर मुझे तो नहीं पता इस बारे में, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है इनके साथ। उसके बाद हान जो होता है बेचारा परेशान होकर कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर ढूंढना ही पड़ेगा वरना हमारी कंपनी तो बंद हो जाएगी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और तभी वहाँ पे यू प्रकट हो जाती है। फिर हान पूछता है यू से कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो ये यू जो होती है कहती है कि अरे मैं तो शॉपिंग के लिए आई थी, पर लगता है कि तुम बहुत परेशान हो, क्या हो गया। इन्वेस्टर की वजह से मेरे पास ना एक आइडिया है। तो हान पूछता है कि कैसा आइडिया है तुम्हारे पास। ये यू कहती है कि देखो अभी ना आर्यन की शादी होने वाली है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम उनकी वाइफ को कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर देते हैं जिससे कि वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, और अगर वो इम्प्रेस हो गए तो शायद वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दे, है ना। और कहती है मैं आर्यन के वाइफ की फैमिली को भी जानती हूँ। ये सुन के तो हान खुश हो जाता है और उसको ना डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट देने के लिए बोल देता है, लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि वो तो सू की है ना। और हान कुछ नहीं सुनता और सेक्रेटरी को कहता है कि देखो सुनो मेरी बात और तुम अभी ये मीटिंग अरेंज करवाओ ताकि मैं अभी डिसाइड कर सकूं और इसको मैं डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट दे सकूं यू को। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सू होती है ना वो एचआर को उसका रिजाइन डॉक्यूमेंट दे रही होती है। तो एचआर शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें रिजाइन क्यों करना है। पर यहाँ पे सू कुछ नहीं कहती और सोचती है कि मैंने कितना सोचा था हमारे रिलेशन के बारे में। मैंने सोचा था कि मैं हान के साथ अपनी एक बड़ी कंपनी खड़ी करूंगी, लेकिन उसने तो कुछ नहीं सोचा मेरे बारे में। उसके फ्यूचर के लिए मैंने अपने पेरेंट्स की सारी दौलत उसके ऊपर लगा दी और अपना कंपनी वाला सपना भी छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, पर उसने तो मुझे ही छोड़ दिया। अब इसके साथ रह के क्या फ़ायदा, इसके साथ मैं कोई काम नहीं करूँगी और इसके लिए मैंने जितना भी किया वो सब मैं वापस ले रही हूँ। अब मैं खुद की कंपनी खड़ी करूँगी और इस धोखेबाज से तो बिल्कुल ही दूर रहूँगी, ऐसा ही सोच रही होती है। और सू के पास तो खुद की कंपनी होती है, पर हान ने इसे रिक्वेस्ट किया था कि तुम मेरी डिज़ाइन डायरेक्टर बन जाओ, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए मान गई होती है सू। पर जब धोखा दे दिया है उस हान ने सू को, सू क्यों ही भला मदद करेगी। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है और कहता है कि अभी मीटिंग है, सब लोग मीटिंग रूम में पहुँचो। और सब लोग मीटिंग रूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे कुछ कहने वाली होती है सू की ना, रोक देता है हान और कहता है कि माना कि तुम बहुत ही अच्छी डिज़ाइन डायरेक्टर हो, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत सारी खामियाँ हैं, इसलिए मैं तुम्हें डिज़ाइन डायरेक्टर की पोस्ट से हटा के यू को डिज़ाइन डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। मुझे तो इसे पकड़ के मारने का मन कर रहा है। इसको दिखाई नहीं दिया 5 सालों तक कि सू में इतनी सारी खामियाँ हैं, तब तो इसका इस्तेमाल कर रहा था। अब जब इसको यू मिल गई तो इसको खामियाँ दिखने लग गई सू की। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय खड़ा होता है और ऑब्जेक्शन करने लग जाता है और कहता है कि सू तो बहुत पहले से हमारी कंपनी में काम कर रही है ना, तो आप उसे कैसे डिज़ाइनर डायरेक्टर की पोस्ट से हटा सकते हो। और ये जो अभी यू न्यू आई है इसका रेज्यूमे भी हमारे कंपनी के लायक नहीं है और आप इसको हमारी कंपनी का डिज़ाइन डायरेक्टर बनाने का सोच रहे हो, इससे तो हमारी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। सू ही ये पोस्ट डिज़र्व करती है क्योंकि उन्होंने ही इस पोस्ट को बनाया है। और सारे लोग इस बात से अग्री करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, हमारी सू मैडम को ही ये पोस्ट मिलनी चाहिए डिज़ाइन डायरेक्टर की। उनका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा केपेबल है। पर ये जो हान होता है ना वो बिल्कुल ही पागल हो चुका होता है, उसे कुछ सुनाई दिखाई शायद दे नहीं रहा और कहता है कि देखो हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी इसीलिए इसके डिज़ाइन काम कर रहे थे, इसका हाथ ज़्यादा कुछ है नहीं हमारी कंपनी में। और कहता है कि यू बहुत ही अच्छा काम करेगी, तुम सब लोग देख लेना। और यहाँ पे ना सू कह देती है सब लोगों से कि मेरी इतनी साइड मत लो, और वैसे भी मैं ये कंपनी छोड़कर जा रही हूँ और मैंने पहले ही हमारे एचआर को मेरा रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सुन के जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और सोच रहे होते कि क्या मिस सू यहाँ से चली जाएगी, इन्होंने ही हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया और यही छोड़कर जा रही है हमें, ये तो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। और जो हान होता है ना वो भी सोचने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम जा रही हो सच में। और एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, पर यू जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अच्छी बात है कि सू जा रही है। यू कहती है कि तुमने रिज़ाइन तो कर ही दिया है, तो अब यहाँ पे क्या कर रही हो, चली जाओ। और सू भी रिज़ाइन करके बाहर चली जाती है जहाँ पे आर्यन उसका पहले से वेट कर रहा होता है। सू उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आर्यन जो होता है उसे कहता है कि अरे हमें वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाना है इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और पूछता है कि तुमने रिज़ाइन कर दिया क्या। तो सू भी कहती है हाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया और अपनी बिल्डिंग की तरफ देख रही होती है और दुखी हो रही होती है। पर आर्यन उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगी। तो सू बताती है कि मैं अपनी न्यू कंपनी खोलने वाली हूँ। तो आर्यन कहता है बहुत अच्छी बात है। सू कहती है हाँ मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मैं अब अपने लिए जीऊँगी, किसी और के लिए नहीं और मेरे पेरेंट्स के लिए। उसके बाद वो कार के अंदर बैठ जाती है और आर्यन जो होता है ना बिल्डिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने ही खुद की कब्र खो दी है, अब मैं तुम्हें सू को वापस नहीं देने वाला हूँ और तुम्हें कोई और चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हान होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको यू की कोई भी बनाई हुई डिज़ाइन ना पसंद नहीं आ रही होती है और सोच रहा होता है कि अब हम क्या देंगे
आर्यन की वाइफ को गिफ्ट में। और तभी यू एक डिज़ाइन लेकर आती है और बताती है देखो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, हम ये वाला गिफ्ट कर सकते हैं आर्यन की वाइफ को। तो हान देखता है कि ये जो डिज़ाइन है ये तो सू ने बनाया होता है और उसे दिखाया भी होता है, और कह रही होती है यू कि ये हमारी वेडिंग रिंग होगी, ठीक है। और यही वेडिंग रिंग तो सू ने बनाई भी थी असलियत में, और ये सब याद करके सोच रहा होता है। हान सोचता है कि मतलब सब कुछ प्लान किया था सू ने, और सू को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है, और उसको इस ड्रेस में देखकर तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है आर्यन की। वो सोचता है कि वाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये। और वहाँ की जो स्टाफ्स होती है ना वो भी तारीफ कर रही होती है कि वाह मैडम आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, आप तो इस सिटी की सबसे खूबसूरत ब्राइड होंगी। और आर्यन भी कहते हैं हाँ ये ड्रेस तो तुम्हारे लिए ही बनी हुई है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मुझे तो बहुत पसंद आया, चलो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर खुद को जब सू आईने में देख रही होती है उसे याद आता है कि कैसे पिछले बार जब उसने इस वेडिंग ड्रेस को देखा था वो हान के साथ थी और हान को बता रही थी कि ये वेडिंग ड्रेस कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। फिर हान सू से कहता है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझसे शादी करने के लिए। तो ना सू कहती है कि क्या पता मैं किसी और से शादी कर लूँ। तो हान कहता है कि नहीं तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे से शादी करोगी, और ऐसी मस्ती मजाक मत करो। और हान कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब सोच ही रही होती है। उसके बाद उसको आर्यन पुकारता है और कहता है कि तुम कहाँ खो गई और क्या सोच रही हो। आर्यन फिर कहता है अगर तुम्हें पीछे हटना है तो तुम्हारे पास आखिरी मौका है। पर सू कहती है कि नहीं एक बार मैंने सोच लिया तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। तो आर्यन कहता है अरे वाह हम दोनों तो बिल्कुल एक ही तरह सोचते हैं। यहाँ पे हान कह रहा होता है कि ये डिज़ाइन तो सू की है, मैं कैसे दे सकता हूँ उसे आर्यन की वाइफ को। तो यू कह रही होती है अरे कोई बात नहीं, तुम उसके साथ 5 सालों तक थे ना, तुम उससे इतना तो ले ही सकते हो। और आर्यन कहता है कि ये रिंग तो मेरे पास अभी है क्योंकि इसे सू ने बनवा दिया था। फिर सू कहती है अरे ये तो अच्छी बात है, हम तो इसे फौरन दे सकते हैं फिर आर्यन की फियोंसे को। और हान जो है ना वो दुखी हो रहा होता है, पर उसे यू समझा रही होती है कि अरे दुखी मत, तो तुम उससे इतना तो ले ही सकते हो, आखिर तुम उसके साथ 5 सालों तक थे। और हान जैसे ही घर जाता है ना तो वो घर जाके देखता है कि वहाँ पे सू नहीं है और वो अपने सारे कपड़ों को लेकर वहाँ से जा चुकी है। तो यहाँ पे ये हान जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि क्या वो मेरे साथ गेम खेल रही है, वो जा कैसे सकती है, मुझे छोड़कर वो जा ही नहीं सकती, मैं तो उसके पास जाने ही नहीं वाला, वही मेरे पास वापस लौट के आएगी। और अपने दोस्त के साथ ना ड्रिंक करने लग जाता है और उसके दोस्त को समझाता है कि लगता है वो मेरे साथ कोई ट्रिक प्ले करी और वो चाहती है कि मैं उसके पास जाऊँ, बल्कि मैं उसके पास तो जाने ही नहीं वाला और वही मेरे पास गिड़गिड़ा कर वापस आएगी। उसने तो मेरे लिए वेडिंग रिंग तक तैयार कर लिया था, मतलब वो मेरे को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती है, बस वो ना कोई ट्रिक आजमा रही है। और कहता है कि जो सू की रिंग है ना वो मैं दे दूंगा आर्यन की वाइफ को, जिससे कि उनका सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। उसके बाद ये यू और ये जो हान होते पहुंच जाते हैं वेडिंग गिफ्ट लेकर आर्यन के घर, और आर्यन के सेक्रेटरी को कहते हैं कि हम वेडिंग गिफ्ट लाए हैं आर्यन के लिए और उनकी फियांसे के लिए। तो सेक्रेटरी भी वेडिंग गिफ्ट लेकर पहुंच जाता है आर्यन के पास और आर्यन को देता है और कहता है कि कोई आया है आपको ये गिफ्ट देने के लिए। तो सू पूछती कि कौन है वो, तो बताता है कि कोई मिस्टर हान और उसकी फियांसे आए हैं। ये सुन के तो सू जल्दी से ना वो पैकेट खोलने लग जाती है कि आखिर इन्होंने वेडिंग गिफ्ट में दिया क्या है, दिखाओ जल्दी। और वो जैसे ही खोलती है वो देखती है कि उसी की रिंग उसी को दी जा रही है। उसके बाद ना सेक्रेटरी बाहर जाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो गिफ्ट है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और कहता है लेकिन जो मैम है ना वो अभी आपसे नहीं मिल सकती, आप उनसे बाद में मिल लीजिएगा, ओके। और जो यहाँ पे यू होती है कहती कि कोई बात नहीं है, वो अगर हमसे मिल नहीं सकती, उन्हें कम से कम हमारा वेडिंग गिफ्ट तो पसंद आया ना। और ऐसा बोल के ये दोनों यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। और सू जो होती है अपने वेडिंग रिंग को देख रही होती है और सू बता रही होती है आर्यन को कि ये जो रिंग है ना ये मैंने ही बनाई है। फिर आर्यन कहता है अच्छा इसीलिए इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, पर वो लोग कितने ज़्यादा चालाक है, देखो तुम्हारी बनाई हुई रिंग तुम्हें ही गिफ्ट दे रहे हैं, पर उनको तो नहीं पता ना कि तुम हो मेरी फियांसे। उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगेगा जिस दिन वो तुम्हें देखेंगे मेरे साथ मैरिज करते हुए। देखिए सुन के तो सू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी रिंग को पहनती और देख रही होती है। और दूसरी तरफ आर्यन जो होता है ना वो भी उस रिंग को पहन लेता है और सू उसको देखती है और कहती है अरे तुमने ये रिंग क्यों पहन ली। तो आर्यन कहता है कि कल तो वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथों से रिंग पहननी है ना, तो अभी पहन लो तो क्या बात है। ये सुन के तो सू स्माइल कर रही होती है। उसके बाद अगला दिन आता है जो कि होते हैं उनके एंगेजमेंट वाला दिन, और वेडिंग में 2 नमूने भी पहुंचे होते हैं यू और हान, और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वाह आर्यन कितने ज़्यादा पावरफुल है और उनकी वेडिंग कितनी ज़्यादा ग्रैंड हो रही है, बस मुझे उनके हाथों से सपोर्ट मिल जाए ताकि मैं अपनी कंपनी को अच्छे से चला पाऊँ, यही सोच रहा होता है ये हान बस। और यहाँ पे जो सू की बेस्ट फ्रेंड होती है ना वो भी आई होती है वेडिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी दोस्त की वेडिंग है तो आएगी ना। पर यहाँ पे सेक्रेटरी बुला लेता है सू की फ्रेंड को और कहता है कि मुझे ड्रेस का कोई काम है तो आप जरूर आइए यहाँ पे। और जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से जाती है ना तभी इन दोनों नमूनों की नज़र उस पर पड़ जाती है और ये दोनों आके कहने लग जाते हैं कि सू को कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब ये दोनों को देखो क्या सोच के ये कुछ भी बोल देते हैं लगता है। और यू कहने लग जाती है कि तुम तो एक ऑर्फन हो ना, तुम्हारी क्या औकात है और तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो। और हान भी इसको कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुला दिया, लगता है तुम यहाँ पे गलती से छुपके से आई हो, यहाँ से चली जाओ तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इन दोनों की नजर पड़ जाती है उस रिंग पर और ये लोग कहने लग जाते हैं आखिर तुम इस रिंग को क्यों पहनी हुई हो। और ये लोग कह रहे होते हैं कि लगता है कि इसने ये रिंग कहीं से चुरा ली या फिर शायद इसने खुद फिर से बना ली। और ये दोनों नमूने सोच रहे होते हैं हमें कुछ भी
करके इसके हाथों से रिंग निकलवानी होगी, क्योंकि अगर उसकी फियांसे ने इसे देख लिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और इन लोगों को कौन बताए कि वो फियांसे यही सू है हमारी। और यहाँ पे सू कहती है ये मेरी डिजाइन करी हुई रिंग है, मैं इसे पहनूं या फिर इसे फेंकूं, मेरी मर्जी है। तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं। यहाँ पे जो हान होता है वो कहता है कि तुम इस रिंग को निकाल दो, पर सू कहती है कि मैं नहीं निकालूंगी। तो तुम क्या कर लोगे? तो हाथ पकड़ के ना खींचने लग जाते हैं, बाहर निकालने लग जाता है इस जगह से जहाँ पे इसी की खुद की शादी हो रही होती है। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं और सू को कह रहा होता है कि तुम इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो, यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो और चुपचाप से बाहर चलो। फिर यहाँ पे आर्यन आ जाता है और आर्यन पूछने लग जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम लोग ये सब क्या सीन क्रिएट कर रहे हो। तो हान कहने लग जाता है अरे ये जो है ना ये मेरी एक्स है और ये यहाँ पे सीन क्रिएट करी, इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं इसे बाहर लेकर जा रहा था। तो आर्यन फिर कहता है तुम मेरी फियांसी को लेकर कहाँ जा रहे हो, ये मेरी शादी है और इसकी शादी है। हाँ। और यहाँ पे जो हान होता है ना उसके तो होश ही उड़ जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मेरी वाइफ, मेरी एक्स की शादी इसके साथ हो रही है। और हान फिर बता रहा होता है कि हाँ यही मेरी वाइफ है और आखिरकार तुम दोनों मेरे फियांसे को कहाँ लेकर जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद तो इन दोनों नमूने के पोपट ही हो जाता है और ये दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। फिर सू हान से कहती है कि तुम निकल जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। और याद करता है हान कि ये तो उसी ने कहा था सू को पहले जब उसने पी रखी थी। उसके बाद सू आर्यन को कहती है कि हमें ऐसे फालतू लोगों के ऊपर ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो हम अपनी शादी एंजॉय करते हैं, ना कि इन ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट करते हैं। और वो दोनों शादी के लिए चले जाते हैं और सब लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि क्या ये दोनों कौन है आखिर। और ये यूँ कह रही होती है कि कैसे शादी कर सकती है सू इस आर्यन से। और फिर हान कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम आर्यन के वाइफ की फैमिली को जानती हो। फिर ये यूँ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं जिस सेन फैमिली को जानती हूँ उनकी बेटी सू है। फिर ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये कोई बहरूपिया है, इसे ये नहीं हो सकती है उनकी बेटी, सेन फैमिली की लड़की नहीं है ये। फिर हान कहता है कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं जो आर्यन के डैड है ना उनको कांटेक्ट करूँ, वैसे भी वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, तो इन दोनों की शादी पक्का रुक जाएगी। और हम देखते हैं आर्यन के डैड को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो देख रहे होते हैं इन दोनों की फोटो और सोच रहे होते हैं कि क्या मेरे बेटे की शादी हो रही है और इन लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। माना कि मेरी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझे बुलाएंगे भी नहीं, और इन्होंने शादी भी कर ली। तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है देखिए आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप क्या करिए उन लोगों को इस बार शादी करने दे दीजिए, आप अगली बार उनकी फिर से वेडिंग करा दीजिएगा, मतलब उनको रिंग पहनाने बोलिएगा आपके सामने, तो आप भी देख लोगे उनकी वेडिंग। और डॉक्टर कह रहा होता है कि आपकी तबीयत तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी भी आपकी सर्जरी हुई है, इसलिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आप अभी रेस्ट करिए। तो जो डैड होते हैं वो भी कहते हैं हाँ तुम सही तो कह रहे हो, अभी मेरी सर्जरी हुई है ना, तो कोई बात नहीं ना, मैं फिर से उन्हें वेडिंग रिंग पहनाने बोल दूंगा, इससे तो मैं भी उनकी वेडिंग देख पाऊंगा। बहुत ही अच्छा आइडिया डॉक्टर तुम्हारा तो। और कह रहे होते मेरी डॉटर इन लॉ कितनी ज़्यादा अच्छी है, और जो सेन फैमिली की बेटी मैंने अच्छे से अरेंज करवाई थी, और उसके पेरेंट्स भी ये देखकर बहुत खुश होंगे कि वो भी शादी करके खुश है। उसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ये होता है ना इंसान, ये कहता है इन लोगों को कि तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ, और फिर वो लोग दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर किस करते हैं। और यहाँ पे इन दोनों की शादी हो रही होती है और सू फिर गले लगाती है आर्यन को और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है अब जाके मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। अच्छा वो मैंने उसे डंप कर दिया, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। और यहीं पे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। असल में ये जो दो नमूने होते हैं ना, ये दोनों की कंपनी जो होती है ना लास्ट में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो इनको कोई मिलती नहीं है और ये लोग पूरी तरीके से भिखारी हो जाते हैं लास्ट में। और जो हमारी सू है वो खुशी खुशी आर्यन के साथ शादी कर लेती है और वो अपनी खुद की कंपनी खड़ी करती है और फिर वो दोनों बहुत ही खुशी से रहने लग जाते हैं और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।